बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में टीआरटी डीएससी के उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस को समझाया जाएगा और टीआरटी 2017 के पेपर में पूछे गए उर्दू कंटेंट के क्वेश्चन आंसर्स को समझाया जाएगा। वो तमाम क्वेश्चन आंसर्स हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है, वो भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 लैंग्वेज 1 उर्दू। इंडियन लैंग्वेजेस मार्क्स 9 मार्क्स का कंटेंट रहता है उर्दू कंटेंट। सेक्शन नंबर 1 में देखेंगे अदीबों और शायरों की सवाने हयात व अदबी कारनामे। तो टीआरटी 2017 के पेपर में तकरीबन फर्स्ट सेक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो अदीबों और शायरों की सवाने हयात और उनके अदबी कारनामों के बारे में आपको बारीक बीनी से स्टडी करना होगा। तमाम उर्दू अदब के शायर या मुसन्निफ़ों एंड अदीबों के बारे में उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ना होगा आपको, उनके अर्ज़ हयात एंड अफसाने, उनकी मशहूर नावलें एंड मजमूए कलाम, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, शायरी मजमूए, ओहदे, मशहूर तसानीफ़, एज़ाज़ात, नज़में, गज़लें, कहानियाँ, सवाने उम्री, मज़ामीन का मजमूआ, सब कुछ आपको है ना बारीक बीनी से स्टडी करना होगा। और एक बात, अदीबों और शायरों की सवाने हयात व अदबी कारनामों के लिए आपको 3rd to 10th तक के एसीईआरटी की बुक्स काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि गालिब के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछे गए टीआरटी 2017 के पेपर में। तो वो 2 क्वेश्चंस भी आपको 3rd to 10th तक के एसीईआरटी की बुक्स में, उर्दू के बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसीलिए इंटर और डिग्री के बुक्स भी देखना होगा, उसमें भी उर्दू अदब के जो भी शायर एंड मुसन्निफ़ गुजरे उनके बारे में तफसील से दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 2 असनाफ़ अदब में नंबर 1 नसर, खाका निगारी, ड्रामा निगारी, मज़मून नवेसी, खुतूत नवेसी, कहानी, ड्रामा निगारी, मज़मून निगारी, खुतूत नवेसी, जो भी बुक में मिलते हैं आप उनके बारे में पढ़िएगा। नज़म, गज़ल, रुबाई, ये आपको 10th तक के बुक्स में मिलेगा। सेक्शन नंबर 3 उर्दू ज़बान के अनासिर। यहाँ पर देखिए कलमा और उसके अक़साम, हुरूफ और उसके अक़साम पर भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। नंबर 3 देखिए जुमले के अक़साम, अल्फाज, मुनफ़रद व मुरक्कब अल्फाज की क़िस्में। नंबर 4 साबिक़ लाहिक़, वाहिद जमा, मोनस मुज़क्कर, मुहावरे, ज़रबुल मिसाल, रमूज़ व औक़ाफ़, सनाया व बदाइया, तलफ़्फ़ुज़, मखारिज, इन तमाम को आपको बारीक बीनी से पढ़ना होगा। ये 10th तक के बुकों में आपको मिल जाएंगे। साबिक़ लाहिक़, मुहावरे, ज़रबुल मिसाल, रमूज़ व औक़ाफ़, ये 4 टॉपिक पर हमारे 17 देखिए बैकल उस्साई का इंतकाल किस सन में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 2016, 2017, 2014। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2016 में बेकल उस्साई का इंतकाल हुआ। ये क्वेश्चन कहाँ पर है देखेंगे। बेकल उस्साई देखिए, इनका नाम मोहम्मद शफ़ी लोधी, तखल्लुस बेकल, इनकी अर्ज़िया देखिए 1928 ईस्वी में ये पैदा हुए, 2016 में इनका इंतकाल हुआ। तो 2016 में इनका इंतकाल हुआ, सो अभी क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम देखें। एंड ये बुनियादी तौर पर गीत के शायर थे। इनके शायरी मजमूए देखिए नग़मे व तरन्नुम, निशात ज़िंदगी, सरवर जाओदा, परोवायां, कोमल मुकड़े। मसनवी शाहनामा इस्लाम किसकी शाहकार मसनवी है। तो ये मसनवी शाहनामा इस्लाम किसकी शाहकार मसनवी। ऑप्शन नंबर 1 अख्तर शिरानी, नंबर 2 शबली, नंबर 3 हफीज़ जालंधरी, नंबर 4 इकबाल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हफीज़ जालंधरी की है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए हफीज़ जालंधरी। तो हफीज़ जालंधरी कब और कहाँ पैदा हुए। यहाँ ये 1910 ईस्वी में जालंधर में पैदा हुए। कब पैदा हुए ये 1910 ईस्वी में जालंधर में पैदा हुए। हफीज़ का अहम शायरी कारनामा क्या है। देखिए हफीज़ का अहम शायरी कारनामा, सबसे अहम इनका शायरी कारनामा शाहनामा इस्लाम है, देख लीजिए। हफीज़ का इंतकाल कब हुआ, 1983 ईस्वी में हुआ। इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी में जालंधर में एंड इंतकाल 1983 ईस्वी में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये देखिए दक्कनी ज़बान के किस शायर के पास मौज़ूआत का तनू पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गवासी, नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नंबर 3 नसरती, नंबर 4 मला वजी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब यहाँ देखिए ऑप्शंस में ये जो गवासी दिया गया, नसरती एंड मला वजी, इनके बारे में आपको 10th तक के बुकों में नहीं मिले। के लिए आपको इंटर, डिग्री एंड पीजी देखना होगा। पीजी के इसमें कहाँ ये सवाल कहाँ से पूछा गया देखेंगे। यहाँ देखिए दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है। देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 देखिए दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं, नंबर 2 दोनों मिसरों में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, नंबर 3 दोनों मिसरे रदीफ़ व ख़ाफ़िया के लिहाज से मुनफ़रद होते हैं, फिर नंबर 4 दोनों मिसरे हम ख़ाफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, दोनों मिसरे हम ख़ाफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं।
तो یہ کوشچن کہاں پر موجود ہے دیکھیں گے. یہ دیکھیے غزل کے بارے میں یہاں تفصیل سے دیا گیا ہے. ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے 1-2 لائن ورنہ ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی. دیکھیے غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں. غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عشق و محبت کا ذکر کرنا بھی بتایا گیا ہے. غزل کے لغوی معنی عورت سے باتیں کرنا. دیکھیے سوال ہم ابھی جو TRT 2017 کے پیپر میں دیکھیں نا وہ یہاں پر ہے. دیکھیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع، یاد رکھ لیجیے. اینڈ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. ردیف اور ان کا خافیہ ایک ہی ہوتا ہے. دونوں مصروں کی ردیف اور ان کا خافیہ ایک ہی ہوتا ہے. لفظ اردو کس زبان سے لیا گیا؟ تو آپشن نمبر 1 عربی، نمبر 2 ترکی، نمبر 3 اردو، نمبر 4 فارسی. لفظ اردو ترکی زبان سے لیا گیا ہے. کون سی زبان سے؟ ترکی زبان سے. تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے. ابھی ہم جو کوشچن دیکھیں نا دیکھیے یہ یہاں پر موجود ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور اگر آپ کو TRT DSC کا اسٹڈی مٹیریل چاہیے اینڈ یہی جو ہم آپ کو نوٹس بتا رہے اسی طرح سے ہمارے پاس اسٹڈی مٹیریل موجود ہے. اگر آپ کو اسٹڈی مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے. دیکھیں کس ڈرامے نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو آپشن نمبر 1 دیکھیے امتیاز علی تاج، نمبر 2 واجد علی شاہ، نمبر 3 آغا حشر کاشمیری، نمبر 4 وسط حلقسی. تو دیکھیے یہاں پر کسی کا نام دے دینا چاہیے تھا. آپشن نمبر 4 میں کیا دے دیے؟ دیکھو وسط حلقسی. اتنے سارے شاعر ہیں کسی کا بھی نام دے سکتے تھے لیکن آپشن میں کیسا دیے؟ دیکھیے وسط حلقسی. تو آپ آسانی سے یہ آپشن کو نکال دے سکتے کہ وسط حلقسی کوئی شاعر کا نام ہی نہیں. اب بچے یہ دونوں کے بارے میں اگر آپ جانتے تو ان کو بھی نکال دے سکتے. پھر لاسٹ یہی بچتا کہ آغا حشر کاشمیری. غلط آپشنس کو آپ نکالتے چاہیے تو آپ کو صحیح آپشن مل جاتا. آپشن نمبر 3 صحیح ہے آغا حشر کاشمیری. یہ دیکھیے ہمارے نوٹس میں موجود ہے آغا محمد شاہ حشر کاشمیری. تو ان کے بارے میں تفصیل سے دیا گیا ہے. اصل نام ان کا محمد خلیل شاہ ہے. ولادت ان کی 3 یا 4 اپریل 1879 عیسوی میں ہوئی. ناریل بازار بنارس میں پیدا ہوئی. وفات کب ہوئی؟ 28 اپریل 1935 کو لاہور میں ہوئی ان کی. آغا حشر نے 1897 عیسوی سے 1932 تک تقریباً 27 ڈرامے لکھے. دیکھیے آغا حشر نے 1897 عیسوی سے اسٹارٹ کرے تو 1932 عیسوی تک کتنے ڈرامے لکھے؟ 27 ڈرامے لکھے. آغا حشر کو ہندوستان کا شیکسپیئر یا انڈین شیکسپیئر وہی ہوتا. یہاں پر انڈین شیکسپیئر دیا گیا. انڈین یا ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اردو کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے. مثنوی دیکھیے مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو اور اس میں کوئی واقعہ یا داستان وغیرہ نظم یا رقم کی جاتی ہے. تو دیکھیے ابھی ہم دیکھیں نا مثنوی کسے کہتے ہیں؟ منظوم داستان کو کہا جاتا ہے. آپشن میں دیا گیا تھا. تو یہ واقعہ یا داستان کو کہا جاتا ہے مثنوی جو مسلسل ہوتی ہے. دیکھیے اور رسمیہ، بسمیہ، صوفیانہ یا اخلاقی مضامین باندھے جاتے ہیں. مثنوی میں کون کون سے مضامین باندھے جاتے ہیں؟ دیکھیے رسمیہ، بسمیہ، صوفیانہ یا اخلاقی مضامین باندھے جاتے ہیں. لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے. یہ مثنیٰ سے مشتق ہے جس کے معنی دو یا دو کیا گیا، دو کے ہیں. تو دیکھیے جس کے معنی کیا ہے؟ دو یا دو کیا گیا یا دو کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پورا تفصیل سے ہم ایک دوسرا ویڈیو بنائیں گے اس پر. نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے. کوشچن نمبر 44 دیکھو گاؤ دان کس کا ناول ہے؟ تو گاؤ دان کس کا ناول ہے؟ آپشن نمبر 1 پریم چند، نمبر 2 کرشن چندر، نمبر 3 راجندر سنگھ بیدی، نمبر 4 سدرشن. تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے پریم چند. پریم چند کا ناول ہے یہ گاؤ دان. پریم چند کے بارے میں دیکھیے ہمارے نوٹس میں موجود ہیں. ان کے بارے میں پورا تفصیل تمام شاعر اور مصنفوں کے بارے میں ان کے ناول، افسانے، کہانیاں، شاعری مجموعے، عرض حیات وغیرہ تمام تفصیل سے دیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں گے ہمارے نوٹس میں موجود ہے یہ بھی کوشچن. منشی پریم چند کی زندگی کے بارے میں دیا گیا. دیکھیے ان کا نام دھنپت رائے تھا. گھر میں نواب کہہ کر پکارے جاتے تھے. لیکن ادبی دنیا میں منشی پریم چند مشہور ہوئے. ادبی دنیا میں کیا کون سے نام سے مشہور ہوئے؟ منشی پریم چند کے نام سے مشہور. لیکن گھر میں کیا کہہ کر پکارے جاتے تھے؟ نواب کہہ کر پکارے جاتے تھے. اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ دھنپت رائے. نواب گھر میں کہہ کر پکارتے تھے اینڈ ادبی دنیا میں ان کو منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے. اب ان کے بارے میں پورا تفصیل سے ڈیٹیل میں دیا گیا. یہاں پر ہے دیکھیے 1885 میں منشی عجائب لال کے یہاں موضوع پانڈے پور ضلع بنارس میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ایک ڈاک خانے میں کلرک تھے.
प्रेम चंद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इनके बारे में पूरा तफसील से दिया गया। अब हमें ये नहीं देखना है, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहाँ से, मुंशी प्रेमचंद के एक नावल से पूछा गया। ये देखिए मुंशी प्रेमचंद की ये तमाम नावल हैं। तो इसमें देखिए नंबर 14 पे देखिए गौदान 1936 ईस्वी में नशर हुआ, सरस्वती प्रेस से नशर हुआ। तो ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है गौदान। गौदान के किरदार के बारे में भी दिया गया, यानी गौदान में कौन कौन से किरदार थे, तो ये पूरा तफसील से है मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिसानियत। ऑप्शन नंबर 1 आवाज़ों का मुताला, नंबर 2 बर्ताव का मुताला, नंबर 3 ज़बानों का मुताला, नंबर 4 अल्फाज का मुताला। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ज़बानों का मुताला। लिसानियत किसे कहते हैं? ज़बानों का मुताला। तो ये हमारे नोट्स में मौजूद हैं, चलिए देखेंगे। देखिए लिसानियत के बारे में पूरा तफसील से है। ये 10th क्लास में नहीं है, 3rd to 10th तक के बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको इंटर डिग्री पीजी के देखना होगा। लिसानियत अरबी का लफ्ज़ लिसान से माखूज़ है जिसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई। लिसानियत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ लिसान से माखूज़ किया गया जिसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई है। लिसानियत लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा मज़मून है जिसमें इंसानी ज़बानों की मौजूद सूरत का और ज़बानों में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया जाता है। तो देखिए हम अभी सवाल देखे थे कि लिसानियत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंसानी ज़बानों का मुताले को कहा जाता है। ज़बानों का मुताला, इंसानी ज़बानों का मुताला भी ज़बानों की मौजूदा सूरत हाल जो अब मौजूद है एंड ज़बानों में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया जाता है, इसको लिसानियत कहते हैं। अब इसके बारे में पूरा यहाँ पर तफसील से दिया गया लिसानियत के बारे में। उर्दू की पहली मसनवी। ऑप्शन नंबर 1 कदम राव पदम राव, नंबर 2 यूसुफ जुलेखा, नंबर 3 कुतुब मुश्तरी, नंबर 4 अली नामा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कदम राव पदम राव। तो ये भी हमारे नोट्स में मौजूद है। देखिए मसनवी फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव मिलती है, यानी पहली मसनवी कदम राव पदम राव है जिसको फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। देखिए नेक्स्ट अब बहुत सारे मसनवियाँ मिलेंगे आपको। कुतुब मुश्तरी मलावजी की लिखी हुई है, गुलशन इश्क नसरती की, अली नामा नसरती की, फूल बन अबन निशाती, सहरुल बयान मीर हसन की, फिर गुलजार नसीम को दया शंकर नसीम ने लिखा एंड ज़हर इश्क को शौक़ लखनवी। चंद मशहूर मारूफ मसनवियाँ हैं। तो ये मसनवियाँ बहुत सारे मशहूर मारूफ है, लेकिन सबसे पहली मसनवी कदम राव पदम राव है, तो इसके बारे में पूछा गया एंड इसको फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा। इसके अलावा यहाँ पर भी ये सवाल मौजूद है। देखिए उर्दू की पहली मसनवी और मसनवी निगार। तो उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव, कदम राव पदम। और इसको लिखने वाले मसनवी निगार कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। अभी हम जो नोट्स में पढ़े वो भी नोट्स मौजूद है, ये भी नोट्स मौजूद है, यानी तमाम आपको है ना बिट्स की शक्ल में भी है, तफसील से भी है उसके बारे में। अगर आप तमाम का मुताला करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। देखिए ऐसे उर्दू की पहली मसनवी एंड उर्दू का पहला क़सीदा मरसिया वगैरह ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख़ाफ़ का मखरज। ख़ाफ़ का मखरज क्या है देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ज़बान और ऊपर की तालु से, नंबर 2 ज़बान की ख़बर से, नंबर 3 वस्त हलक़ से, नंबर 4 दरमियान ज़बान और तालु से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ज़बान की ख़बर से। ज़बान के लास्ट हिस्से से जो आवाज़ निकलती, ख़ाफ़ की आवाज़ निकलती, तो उसको बाज़ बुक्स में ऐसे भी दिया गया कि ज़बान की ख़बर। अब ये 5वां मखरज गलसुमी। ओके, ज़बान की जड़ और पर जीभ के अंदर से एक हरूफ ख़ाफ़ निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ज़बान की जड़ जो दिया गया, ये जड़ बोले तो लास्ट आखिरी हिस्से को कहते हैं, तो आखिरी हिस्से को ख़बर भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको माइंड का इस्तेमाल करना होगा, जहन पे ज़ोर देना होगा कि ये ऐसा भी हो सकता। सेम तो आपको नहीं मिलेंगे, तकरीबन तो बहुत घुमा फिरा के रहते, लेकिन ये कंटेंट उर्दू रहने की वजह से इसमें सेम टू सेम दिया गया, लेकिन दूसरे अदर सब्जेक्ट में तो आपको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टेट एंड टीआरटी में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। किसी मशहूर शख्सियत के कौल को नकल करते वक्त इससे पहले और बाद में ये अलामत लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए तब्सील या, नंबर 2 सक्ता, नंबर 3 कौसेन, नंबर 4 वावेन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, वावेन। तो ये एक क्वेश्चन है ना आपको ख़वाइद से पूछा गया, ये 10th तक के बुकों में, SCRT के 10th तक के बुकों में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये देखिए हमारे नोट्स में मौजूद है ये क्वेश्चन।
यहाँ देखिए वावेन इन्वर्टेड कामास जब किसी के खौल को इनके अल्फाज में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी के खौल को उनके अल्फाज में सेम लिखना है तो हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं? वावेन अलामत का इस्तेमाल करते हैं। वावेन यानी इन्वर्टेड कामास, तो इस तरह से इन्वर्टेड कामास रहता। पहले 2 छोटे से कामे लगाते हैं और आखिर में 2 कामे लगाते हैं। जो भी खौल लिखना है उसके बाद फर्स्ट लिखने से पहले 2 कामे लगाते हैं, लास्ट में 2 कामे लगाते हैं। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। खौल को सेम उन्हीं के अल्फाज में लिखना है तो हम इसको इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड कामास लगाया गया एंड ये फर्स्ट एंड आखिर में ये कामे 2 कामे लगाए जाते हैं, तो इसे इन्वर्टेड कामा यानी वावेन कहते हैं। देखिए हाली ने गालिब को हैवान ज़रीब कहा। हाली ने गालिब को क्या कहा? हैवान ज़रीब। तो उनके अल्फाज में सेम लिखना है तो हम क्या इस्तेमाल करें? वावेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी स्टार्टिंग में 2 कामे, लास्ट में 2 कामे लगाते। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामास भी कहा जाता है। अलामत फजाइया एक्सक्लामेटरी के बारे में टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रमूज़ औक़ाफ़ पर हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया। आप विज़िट करके देखिए हमारे चैनल पर। इस टॉपिक से भी आपको TRT DSC टेट एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं जिसमें उर्दू पूछा जाता है तो ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर। किसने उर्दू शायरी की आबरो करार दिया? गज़ल को किस शायर ने उर्दू शायरी की आबरो करार दिया? उर्दू शायरी की आबरो यानी इज़्ज़त व आबरो कौन से शायर ने करार दिया? देखिए ऑप्शन नंबर 1 आल अहमद सरवर, नंबर 2 नियाज़ फ़तेहपुरी, नंबर 3 रशीद अहमद सिद्दीकी, नंबर 4 एहतिशाम हुसैन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को क्या कहा? उर्दू शायरी की आबरो करार दिया। ये क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए गज़ल उर्दू शायरी की आबरो है, किसने कहा? रशीद अहमद। नेक्स्ट देखिए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, कि शायर का शेर है? ऑप्शन नंबर 1 गालिब, नंबर 2 सौदा, नंबर 3 मीर, नंबर 4 ज़ोख। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गालिब। कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो ये किसका है? देखिए यहाँ पर तशरीह की गई इस शेर की, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू शायरी के आसमान पर एक चमकते हुए सितारे के मानिंद थे, जिनकी शायरी से बाद के शोरा ने गहरा असर कबूल किया। इनकी शायरी से जितने भी इनके बाद के शायर थे इन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ। ये शेर गालिब का है। इस तरह TRT 2017 के पेपर में पूछे गए तमाम क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए।